स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हमारा हो चुका है और सेकंड शिफ्ट के पेपर में बहुत बड़े पैमाने पर 18 तारीख को धांधली हुई। पेपर लीक भी था, ये प्रूफ भी है, लेकिन आयोग नहीं मान रहा है, दूसरी चीज है, ठीक है। लेकिन आगे हमारा 20 तारीख से जो एग्जाम प्रारंभ हो गया है वो है एसएससी जीडी, जिसमें लीक होने का कोई कचकच नहीं रहेगा, विवाद नहीं रहता, फ्रेश वैकेंसी होती है। तो हम चलते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर जीएस पे बेटा। और जीएस का ये पेपर है प्रीवियस ईयर का 8 फरवरी। कब का पेपर है? 8 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसका जीएस कैसा आया था, आपको सब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखिए और अपनी तैयारी के लिए स्वयं को तैयार करिए। अपने पहले प्रश्न पे बेटा हम आते हैं, थोड़ा सा धुंधला है ये, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा बेटा यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है। आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में, राज्य और नृत्यों के बारे में बहुत बार क्लास में बताया ही गया है, लेकिन पूछ रहा है कि 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, इसमें किसका जो है संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। तो जाकिर हुसैन, तबला का संबंध हो जाएगा, तबला में बजाएंगे, ठीक। सितार सरोज में हो जाएगा, सितार कौन हो जाएगा? अहमद अली। अब सुकन्या राम गोपालन एक महिला है, कोई पुरुष नहीं, महिला है, और ये कर्नाटक संगीत गाती है। क्या गाती है? कर्नाटक संगीत। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, रानी कवरा। कोई ऑप्शन बचा? रानी कवरा। तो रानी कवरा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य में किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? कथक से। किससे संबंधित थी ये बेटा? कथक संबंधित थी। अब इनको जो है, ये बेटा कौन है? ये है आपकी रानी कवरा। ये कौन है? रानी कवरा जी है। इनका जन्म हुआ है 1939 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1939 में हुआ है। इनकी मृत्यु हुई 7 मई 2018 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। और 2014 में इनको क्या दिया गया? पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। कौन क्या दिया गया? 2014 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। और ये किससे संबंधित थी? कथक नृत्य से संबंधित थी बेटा। किससे संबंधित थी? कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए, क्या जारी किया जा सकता है? किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या जारी किया जा सकता है? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक ऑप्शन है, रिट, अध्यादेश, अधिसूचना या हुक्मनामा। तो यहाँ पे अधिसूचना और हुक्मनामा का हमारे तुम्हारे लिए कोई मतलब तो है ही नहीं। हम बात किसकी करेंगे? अध्यादेश की और रिट की। आपको पता है कि आर्टिकल 32 में हम क्या कर रहे हैं? रिट जारी करेंगे। कितने प्रकार रिट जारी करेंगे? 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे। किसके द्वारा जारी होती है रिट? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेटा, या हाई कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 126 और हाई कोर्ट में जारी होगा। सेकंड, अध्यादेश कौन जारी करता है बेटा? अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति, ठीक। अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। और रिट कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? फील्ड हॉकी वही जो आपका हॉकी का मैदान होता है जहां पे लोग हॉकी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं या 11 खिलाड़ी होते हैं। जितने भी खेल होते हैं उनमें कितने खिलाड़ी उस खेल में होते हैं, कितने खिलाड़ी? क्रिकेट में सबसे पॉपुलर खेल क्रिकेट है। जो इतने भी खेल आप जानते हैं, वॉलीबॉल है, हॉकी है, तो इनमें कितने खिलाड़ी होंगे? तो हॉकी में आपको बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा। हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको एक बात देख लेना है कि क्रिकेट से यहां से एक क्वेश्चन आया, स्टैटिक जीके का प्रश्न आपको मिल जाएगा देखने को। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी बेटा? दूध से। श्वेत क्रांति को डाट के नाम से जाना जाता है। अब बेटा ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी और उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम था? ऑपरेशन फ्लड इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको टिक कर देंगे, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया? अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? किसके शासक? गुप्त शासक। अब यहाँ पे बेटा कालिदास दिया गया है, महाकवि भास दिया गया है, विशाखा दत्त दिया गया है और हरिसेन दिया गया है।
तो भैया किसकी रचना, प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने किया था, इलाहाबाद स्तंभ की हरिसेन ने किया था। किसने किया था, हरिसेन ने किया था, जिसपे बाद में मुगल काल में अकबर ने भी अपने लेख लिखवाए थे। अकबर के लेख भी उस प्रयाग प्रशस्ति पे लिखे गए हैं, जहांगीर के लेख भी प्रयाग प्रशस्ति पे क्या किए गए हैं, बाद में लिखे गए हैं। लेकिन सबसे पहले किसने लिखा था, हरिसेन ने। किस शासकों की बात प्रशंसा करता है बेटा, ये गुप्त काल के शासकों की यह प्रशंसा करता है। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको भरमाने के लिए प्रश्न पूछा है, सिर्फ तुमको डरा रहा है प्रश्न पूछ के कि बच्चों से पूछ लो, जीडी के बच्चे गलत कर देंगे। कोई गलती नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा कौन बनाएगा, जिला परिषद। तुम्हारा जो जिला है वो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, कभी नहीं बनाएगा। राज्य को राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बनाएगा। फिर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन बेटा जो बॉर्डर की सड़कें होती हैं या जो सीमा की सड़कें होती है उसको बनाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब केंद्रीय लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब केंद्रीय लोक निर्माण। ए का 3, तो बेटा यहाँ पे देखो ए में 3 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया, यहाँ पे 3। तो ये बी वाला और सी वाला ऑप्शन तो गलत काट लिए तुम, बचा ऑप्शन ए और डी। दूसरा, राज्य राजमार्ग दिया है, सीमा सड़कें दिया है, जिला सड़कें। अब तुम्हें पता है कि सीमा सड़कें सिर्फ कौन बनाएगा, सीमा की सड़कें बनाता है सीमा सड़क संगठन बनाता है, जो केंद्र संगठन है। तो अब डी में तुम चले जाओ और सॉरी सी में तुम चले जाओ, और सी में कौन है तुम्हारा, सी में है चौथा। तो अब सी वाले विकल्प में आओ, एक विकल्प तुम्हारा ये सही वाला ए है, एक ये। तो यहाँ पे पहला दिखा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे चौथा दिखा रहा है, मतलब तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे डी वाले विकल्प को क्या कर देना है, सही कर देना है, जो सबसे कम समय में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बेटा, त्रिपुरा की खर्ची पूजा, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। अब मेरे प्यारे भाई, आपको बहुत प्यार से अगर मैं समझाऊं तो देखो 20 प्रश्न आता है जीएस में। अब जब तुम इस क्वेश्चन को देखे तुम पागल हो गए, हर राज्य की छोटी छोटी पूजाओं को पढ़ने लगे। नहीं पढ़ना है, 80 प्रश्न आएगा। आपको पता है कि आप अगर 17 पे सब में सेट कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 18 कर लेंगे तो 2-3। जीएस में सबसे ज्यादा अगर एसएससी जीडी में बच्चे फेल होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीएस में। मैं कहता हूं कि अभी सारा समय यूपीपी के चक्कर में नहीं बचा है, लेकिन ज्यादातर चीज मटेरियल आपको दूंगा। और यूपीपी के एग्जाम में आए सभी सवाल, लगभग सभी सवाल आपको पढ़ाए गए हैं। आपको जो ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे हैं 30 से 27 से 30 सवालों को हमने पढ़ाया था। मैंने कहा था 25 से प्लस सवाल फंसाऊंगा एग्जाम में। ठीक, अब आ जाइए कितने ये प्रश्न कई पर सिर्फ तुमको भरमाएगा कि यार ये क्या हो गया, कहां से पूछ लिया, किसी कोई नहीं पढ़ाएगा। 5 प्रश्न 4 प्रश्न, अगर तुम जीएस में 15 सही करते हो जीडी में 100% चयन होगा। बस क्या करना, अब इन ऐसे प्रश्नों पे तुमको परेशान नहीं होना है। कितने देवता होते हैं बेटा, ये वहां की एक राज्य की एक लोकल परंपरा है जिसमें खर्ची पूजा में कितने देवता को पूजा की जाती है एक साथ। इस पूजा में एक साथ 14 देवताओं की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है। क्या कह रहा है, जोखिम नुकसान का संबंध हरित क्रांति से है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि। अब तुम बताओ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी तो हरित क्रांति पे कोई जोखिम आएगा, कभी नहीं आएगा यार। इसको तुम गलत काट दो, उत्तर हो ही नहीं सकता। किसानों की आय में वृद्धि, भैया कि किसानों की आय के लिए देख लो विवाद चल रहा है। किसका विवाद चल रहा है, एमएसपी का विवाद चल रहा है। एमएसपी का विवाद देख, दिल्ली में धरना चल रहा है। न्यूज चैनल बातें आपको हमारी आपकी बातें नहीं दिखा रहे, एमएसपी का विवाद चल रहा है। अभी एक आध वीडियो शॉर्ट वीडियो में मैं एमएसपी समझाऊंगा आपको होता क्या है एमएसपी, और एमएसपी क्यों मांगी जा रही, क्यों जायज है किसान। क्योंकि देखो सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब, देखो इसमें पेपर यूपीपी का आउट हुआ है। जितने बड़े लोग बोल रहे हैं हमको उनका समर्थन करना चाहिए। यही यूपीएसआई में हुआ, यही यूपीपी में इन्होंने किया। आरओ का पेपर इन्होंने लीक कर लिया, लीक हुआ। आप छोटे छोटे कुकुरमुत्ता टाइप स्कूलों को आपने सेंटर बना दिया तो आपको नहीं पता पेपर लीक हो जाएगा।
100% हो जाएगा बेटा। छोटे छोटे स्कूल, जो होम डिस्ट्रिक्ट आपने दे दिया, हर परिवार के बहुत सारे बच्चे जिनके स्कूल होंगे, जिनके मैनेजर परिचित होंगे, तो होना तय ही था। लोग कहते थे हमारे पैमाने पे होगा, और वही हुआ। ठीक है, अब ये देखो एमएसपी, किसानों की आय में, ये भी बताते हैं कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे यार आय में वृद्धि से कोई नुकसान ही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, खाद्यान्नों की, तो यहाँ पे ये तीनों तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, सिर्फ यही एक जोखिम वाली बात कर रहा है। तो तुम सी को क्या कर दोगे, सी को यहाँ पे सही उत्तर लगा दोगे। पढ़ो आसानी से बस, ठीक है ना, सही उत्तर लगा दोगे। अगला प्रश्न है भारत जोड़ो यात्रा 2022। अब ये करंट का प्रश्न है। अभी जो राहुल गांधी की यात्रा क्या है, न्यायिक यात्रा, अभी यात्रा चल रही कहां से, अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। अब भारत का मैप बेटा ऐसे है ना, ऐसे, ठीक। अब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से कहां तक गई, तमिलनाडु तक। अब न्याय यात्रा कहां से चल रही, न्याय यात्रा बेटा शुरू हो गई है मणिपुर से। कहां से, यहां से शुरू हुई, अरुणाचल मणिपुर कहां तक जाएगी, गुजरात तक जाएगी। तो ये क्या है, न्याय यात्रा है 23 में, और भारत जोड़ो यात्रा 22 में। इसके नेता कौन, कांग्रेस के दो कौन है प्रमुख नेता, राहुल गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा बेटा, राहुल। करंट का क्वेश्चन बहुत आसान सा प्रश्न, बच्चे को पता है, राहुल गांधी हो जाएंगे। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को डाट में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली है। बेटा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को क्या कहा, किससे मिली है, शास्त्रीय नृत्य से, रचनात्मक नृत्य से, मोहिनी अट्टम से, या कुचिपुड़ी से। बेटा इनका घर था केरल में, कहा घर था, केरल में, और इनको पहचान मिली है मोहिनी अट्टम में। ये कौन है, ये है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, ठीक है। अब इनका जो जन्म हुआ है 1915 केरल में हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है बेटा, 1915 केरल में हुआ है। और इनकी मृत्यु हुई है 12 मई 1999 में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। इन्हें मदर ऑफ क्या कहा जाता है, मोहिनी अट्टम कहा जाता है। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाएगा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को मदर ऑफ मोहिनी अट्टम भी कहा जाता है। कहाँ का नृत्य मोहिनी अट्टम, केरल का नृत्य हो जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। ये करंट का प्रश्न है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 वर्ष से बढ़ाकर डाट वर्ष कर दिया है। 8 वर्ष कर दिया है, 9 वर्ष कर दिया है, 11 वर्ष कर दिया है, कि 10 वर्ष कर दिया है। बेटा जो अधिनियम 2018 है उसने जो है रेप के आरोपियों को कितना वर्ष कर दिया है, 10 वर्ष। लेकिन इसमें कई सारे कानून, जैसे 18 साल से कम की बच्ची तो उसमें पास्को लगेगा, पास्को एक्ट लगेगा, उसमें आजीवन मृत्यु दंड तक के भी विचार किए गए हैं। तो यहाँ पे सामान्य भाषा में क्या तुम्हें बताना है, 10 वर्ष बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, 10 वर्ष बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में व्यय विधि में सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम, अर्थव्यवस्था में व्यय विधि में सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम डाट का कुल योग व्यय फर्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, व्यय फर्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या व्यय बिक्री प्राप्त की जाएगी, राजस्व, व्यय या आय। पहली बात तो ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन होता है और जनरली बच्चों को एक बार में समझ में आता ही नहीं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में व्यय विधि में, किस विधि में, व्यय विधि में सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम, सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या अंतिम डाट का कुल योग व्यय फर्मों द्वारा प्राप्त किया। किसका कुल योग, व्यय विधि द्वारा क्या निकालोगे यार, व्यय विधि द्वारा निकालोगे तुम व्यय, तो व्यय का कुल योग व्यय फर्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी, व्यय। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यय ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने उपन्यास में उद्धृत किया है। अब आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास क्या है, आनंद मठ है। बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है आनंद मठ, जिससे क्या लिया गया, वंदे मातरम गीत है जो बंगाल पे आधारित है, बंगाल के सन्यासी विद्रोह पे। किस विद्रोह पे आधारित है, बंगाल के सन्यासी विद्रोह पे आधारित ये पुस्तक है। कौन सी, आनंद मठ, जहां पे वंदे मातरम लिया गया भैया।
अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न देखो, एक खेल होता है, आप अभी स्कूलों में देखे होंगे, माध्यमिक स्कूलों में एक गोला फेंकने का खेल होता है और एक प्लेट होती है, डिस्क की प्लेट लोहे की, वो फेंकने का गेम होता है। ये ओलंपिक का भी गेम है, इसमें कई सारे भारोत्तोलक खिलाड़ी भारत के शामिल है। अब इसमें पूछ रहा है कि डिस्क फेंकते समय खिलाड़ी को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है। जैसे एक गोला होता है जिसमें खिलाड़ी खड़ा होगा और वो डिस्क को क्या करेगा, फेंकेगा। जब वो डिस्क को फेंकेगा खिलाड़ी, तो कितने व्यास का ये गोला होना चाहिए। अब आपको ये पहली बात तो कोई पढ़ाया ही नहीं होगा, और पढ़ाया होगा तो आपको जानकारी नहीं होगी। अब आप देखिए ये क्या होता है बेटा, ये डिस्क फेंकने का एक गोला है जहां पे खिलाड़ी क्या होता है, खड़ा होता है, और इसका व्यास कितना है, 2.50, मतलब 2.5 मीटर है बेटा। कितना व्यास है, 2.5 मीटर व्यास है। और ये 2.5 मीटर व्यास बेटा 5 mm बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया है कि 5 mm या तो बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसका व्यास कितना होगा बेटा, 2.5 मीटर। इस गोले का व्यास कितना होता है, 2.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भैया हमारा कौन सा, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पे पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ... ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण से पत्तियां अपना भोजन पेड़ अपना भोजन बनाएगा। पत्तियों पे जो धूप पड़ेगी, तो वो कह रहा है कि जितनी धूप पड़ती है उसका कितना प्रतिशत वो किसमें कन्वर्ट कर लेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा भोजन में। अब जनरली बच्चों को लगेगा कि इसमें ज्यादातर बच्चे ठीक क्या करते हैं, 10 या 25%, क्योंकि वो कभी पढ़े नहीं है, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाया ही नहीं गया। बेटा 1% वो क्या करते हैं, भोजन में कन्वर्ट कर पाते हैं। बेटा कितना परसेंट, 1% वे भोजन में कन्वर्ट कर पाते हैं। कितना परसेंट, 1%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। करंट का बेटा क्वेश्चन था, और 2022 में भी और वर्तमान 2023 में भी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। अब लेकिन अगर 23 की, देखो यहाँ पे 2 राजनीतिक क्वेश्चन थे, एक राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो, दूसरा प्रश्न है अक्टूबर 2022 राष्ट्रीय कांग्रेस। अब 23 में ऐसे क्या मामले, अब बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2023 में 5 राज्यों में क्या हुए, चुनाव हुए हैं। कितने राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो बेटा वहां पे कौन सी पार्टी जीती है, पहला क्वेश्चन तो आपका होगा। दूसरा, और वहां का मुख्य मंत्री कौन बना, दूसरा क्वेश्चन होगा। और उन 5 राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, ये तीनों काम आपको समझने पड़ेंगे, या देख के तब आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों, विज्ञान का प्रश्न कह रहा है कि किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ... द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोषों की यहाँ पे संख्या होगा। n कितनी संख्या होगी किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, 2n/2, 3n/2, 2n3 या 3n2। तो बेटा होगी 2n/2 किस कोषों की संख्या होगी, जो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2n/2 कर देंगे, जो भरी जा सकती है, हो जाएगा। विज्ञान का प्रश्न हो जाएगा आपके रसायन का। अगला, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। अब इसको बच्चे को पता है कि भारत के चारों सिरों का नाम क्या होता है। जैसे बेटा देखो, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो पीओके के जोन में काराकोरम पे स्थित है, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। दूसरा, भारत की मुख्य भूमि की जो जमीन है, जो तमिलनाडु के एकदम नीचे, कहां पे, कन्याकुमारी जिसे हम कहते हैं, स्थित है सबसे नीचे। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का नहीं, क्योंकि इससे भी नीचे क्या है हमारा भारत का, अंडमान निकोबार है, और इसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा
पॉइंट कहते हैं। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा जो पीओके के काराकोरम में स्थित है, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु बेटा अरुणाचल प्रदेश में किबिथु स्थित है, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में, ठीक है, गुहार मोती कहाँ स्थित है, कच्छ में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है बेटा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत में दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसके पहले, इंदिरा पॉइंट के पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पाइसन पॉइंट के नाम से इसे, पार्सन पॉइंट के नाम से इसे, इंदिरा पॉइंट का क्या नाम था पहले, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट था। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु जो बेटा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती या गौर माता जो गुजरात में हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, तुम कहोगे कन्याकुमारी या केप कैमोरियन। बेटा आज बीच में एक आध दो दिन मेरी क्लासें डिस्टर्ब थी, स्टाफ नहीं थे, तो कोचिंग एग्जाम के चलते आपको लगातार चीजें मिलना प्रारंभ हो गई हैं। राजीव सर का जीएस आपको मिलता रहेगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।